इंग्लिश दिलाएगा आपको सिलेक्शन। एसएससी एमटीएस में 75 में से 75 क्या इंग्लिश में आ सकते हैं? बिल्कुल आ सकते हैं। तो इन्फॉर्मेशन ये है कि एमटीएस में इस बार 8000 से ऊपर की वैकेंसी है। मैंने क्या किया है, पूरा का पूरा पेपर एनालाइज कर लिया है। ये एनालिसिस वो है जो आपके एग्जाम में आया हुआ है। सबसे बड़ा चेंज है जो आपकी जिंदगी में लाएगा ये मेथड। को भरोसा देना चाह रही हूँ, 75 में से 75 आएंगे, जरूर आएंगे। ठीक है, इसको जरूर फॉलो करो। इंग्लिश दिलाएगा आपको सिलेक्शन। एसएससी एमटीएस में 75 में से 75 क्या इंग्लिश में आ सकते हैं? बिल्कुल आ सकते हैं, अगर हमने पेपर का एनालिसिस सही से किया है और आज का सेशन बेहतरीन तरीके से देखा है, क्योंकि आज मैं स्ट्रैटेजी डिस्कस करने वाली हूँ। ठीक है, तो जरूर से इस सेशन को पूरा देखिएगा एंड तक। शुरू करते हैं। पहले मैं आपको फैक्ट के थ्रू चीजों को दिखाती हूँ, जब आप उससे सहमत होगे तब हम मूव करेंगे स्ट्रैटेजी की तरफ। ठीक है, तो चलो सबसे पहले फटाफट पेपर का एनालिसिस करते हैं। ये मेरा टेलीग्राम है, टेलीग्राम पे जरूर एक्टिव रहो, क्योंकि एमटीएस से रिलेटेड कंटेंट पीडीएफ मैं सब अपने टेलीग्राम पे शेयर करती हूँ। ठीक, चलिए अब आ जाता है हमारे पास एसएससी एमटीएस 2024 के बारे में इंफॉर्मेशन। एक क्विक इंफॉर्मेशन लेते हैं। तो इंफॉर्मेशन ये है कि एमटीएस में इस बार 8000 से ऊपर की वैकेंसी है। 31 तक हमारे पास आखिरी मौका है फॉर्म को भरने का। जरूर 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 से भरो, क्योंकि जब नौकरी आपके हाथ में होती है ना, तो उसके अलग ही मजे होते हैं। एमटीएस तक रुको मत, हायर एजुकेशन के लिए पढ़ते रहो, लेकिन एक बार नौकरी हाथ में लेके। तो मैं फिर से एक रिमाइंडर दे रही हूँ, जिसने फॉर्म नहीं भरा है जरूर से भर लेना। पेपर का पैटर्न एक क्विक तरीके से देख लेते हैं। पेपर में आपके मैथ्स भी आती है, रीजनिंग भी आती है, जीके और इंग्लिश, सारी चीजें आती हैं। 4 चीजें पूछी जाती हैं। इसमें से न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी कि कॉन्ट्स और रीजनिंग जो आती है वो क्वालिफाइंग नेचर में होती है। मतलब आपने सिर्फ क्वालिफाई कर लिया, आपका काम बन जाएगा। फर्क नहीं पड़ता अगर आपने 60 में से 50 लाए, 40 लाओ, चाहे 30 लाओ, बस आपको क्वालिफाई करना होता है बस। तो यहाँ से थोड़ा सा टेंशन कम होता है। ठीक, हर एक क्वेश्चन आपका 3 नंबर का होता है, आपको दिख रहा है। ठीक है, तो एमटीएस का जो गेम चेंजर होता है वो एक्चुअल में आपका इंग्लिश और जीके का पेपर होता है। एक क्वेश्चन 3 नंबर का होता है। ठीक, यानी कि टोटल कितने हो गए? टोटल 75 नंबर हो गए। इसी वजह से मैंने शुरुआत में बोल रखा है इंग्लिश में 75 में से 75 हम टारगेट करेंगे, क्योंकि अगर हमने इंग्लिश में पूरे नंबर टारगेट कर लिए, जाहिर सी बात है जीके में आप कितना भी पढ़ो, आप अच्छे मार्क्स ला सकते हो 50+। लेकिन अगर मैं बोलूं 75 में से 75 जीके में टारगेट करूं, तो वो थोड़ा अनरियलिस्टिक सा टारगेट हो जाएगा। पर अगर हम इंग्लिश में 75 में से 75 ले आए, तो हमें एक बहुत बड़ा एज मिल जाएगा। मतलब 100% श्योरिटी हो जाएगी कि एग्जाम में सिलेक्शन होगा ही होगा। इस वजह से ये जो आपको टाइटल दिख रहा है, जो मैंने बैनर पे लिखवाया है, इसका ये रीजन है कि एसएससी में इंग्लिश डिसाइड करेगा कि आपका सिलेक्शन होना है कि नहीं। 75 में से 75 ले आओ और आप सिलेक्शन गारंटी कर सकते हो। इसके बाद आपका जो कॉन्फिडेंस आपको आएगा एग्जाम क्वालिफाई करने का, और ये चीज शुरू से रखो, मतलब हर मॉक में आपके आने शुरू हो जाएंगे, तब समझना एग्जाम में भी आएंगे। और आप सोचोगे क्या ये लाना मुश्किल है? हाँ, मैं ये नहीं बोलूंगी आसान है, मुश्किल है, लेकिन आ सकते हैं। मैं ये जरूर बोलूंगी, दावे के संग बोलूंगी, फैक्ट के साथ बोलूंगी। चलिए देखते हैं कैसे आ सकते हैं। तो यहाँ पे जब हम मूव करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, मैंने क्या किया है, पूरा का पूरा पेपर एनालाइज कर लिया है। चलो इंग्लिश का सेक्शन एनालाइज करते हैं एक एक करके। सबसे पहले मैंने 2023 का एनालाइज किया है, फिर 2022 का किया है, और फिर 2021 का। क्योंकि कभी भी जब आप एनालिसिस करते हो, आप 1 साल का नहीं कर सकते हो, आपके पास कम से कम 3 साल का डेटा होना चाहिए, तब जाके आपके पास एग्जैक्ट एनालिसिस आती है, एग्जैक्ट परसेंटेज आते हैं। तो मैंने 3 साल ले रखे हैं, 2023, 2022 और 2021। ठीक है, ये 3 साल मैंने ले रखे हैं। तो सबसे पहले जब हम 2023 का पेपर स्कैन करेंगे, मैंने पूरा 2023 का पेपर खोला और लिखना शुरू कर दिया कि हर एक टॉपिक के कितने सवाल हैं। तो OWS यानी कि 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन के आपके पास 2 सवाल निकल के आते हैं। स्पेलिंग्स के भी आपके पास 2 सवाल निकल के आते हैं। सिनोनिम के भी 2, एंटोनिम के 3, ईडियम्स के 2, सेंटेंस के 3, एरर डिटेक्शन के 3, फिल इन द ब्लैंक्स के 3 और क्लोज टेस्ट के 5 सवाल आपके पास निकल के आते हैं। तो जब हम इन टोटल करेंगे, तो टोटल आपके पास 13 और 7 कितना हुआ, 20 और 5 25, टोटल 25 सवाल हो गए, जिसमें से आपके 13 वोकैबलरी के सवाल थे, 7 आपके ग्रामर के सवाल थे, और कॉम्प्रीहेंशन के 5 थे।
मतलब 13 को हम जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे बनेगा 39, लगभग 40 नंबर। 21 नंबर की ग्रामर थी, 40 की वोकैबलरी थी और कॉम्प्रिहेंशन 15 नंबर की आई थी। ऐसा हुआ है 2023 में। 2023 का ये एनालिसिस है, 2023 का ये डेटा है। डेटा अच्छे से देखते जाओ तभी स्ट्रैटेजी सही निकल पाएगी, ठीक है। चलो फिर हम आते हैं आगे 2022 पे। 2022 पे हमने एक एक क्वेश्चन काउंट कर लिए और फाइनल जो डेटा निकला है वो ये है। यहाँ पे वोकैबलरी के 12 सवाल हो गए, 2023 में 13 सवाल थे, 2022 में वोकैबलरी के 12 सवाल हैं, ग्रामर का 8 है और 5 कॉम्प्रिहेंशन का फिक्स है। यानी कि यहाँ पे भी लगभग डेटा आपका सेम है, ठीक। पिछले वाले में 13 सवाल वोकैबलरी के थे और 22 वाले में 12 सवाल वोकैबलरी के हैं। फिर आ जाते हैं 2021 के एनालिसिस पे। तो 2021 का जब हमने एनालिसिस किया तो देखा यहाँ पे भी 12 सवाल वोकैबलरी के थे, 12 सवाल वोकैबलरी के थे, 8 ग्रामर के थे और कॉम्प्रिहेंशन 5 फिक्स था। तो अगर हमने तीनों साल देखो, एक बार सरसरी निगाह से देख लो, यहाँ पे आपके 13 सवाल वोकैब के थे, बाकी दोनों में 12 सवाल थे। यानी कि अगर मैं एक चार्ट के फॉर्म में 3 साल की एनालिसिस दिखाऊं आपको, तो हम एक चार्ट के फॉर्म में अगर दिखाएं तो 48%, मतलब अगर हम एक अप्रोक्सीमेट नंबर लिखें तो 50% की तो आपकी वोकैबलरी पूछी जा रही है। देख लीजिए, अगर हम 75 में से बोल रहे हैं 39 से 40 नंबर की वोकैबलरी है, मतलब कि 50% की तो सिर्फ वोकैबलरी आपके एग्जाम में पूछी जाती है और बाकी 50% में ग्रामर और कॉम्प्रिहेंशन दोनों आ जाता है, ठीक है। अब ये एनालिसिस मैंने अपने मन से नहीं बोला है, ये एनालिसिस वो है जो आपके एग्जाम में आया हुआ है। पिछले साल का पेपर मैंने स्कैन किया आपके सामने यहाँ पे, ठीक। तो ये पूरी एनालिसिस है जो 50% वोकैबलरी है और बाकी के 50% में ग्रामर और कॉम्प्रिहेंशन आता है, ठीक। अब इसी चीज को अगर मैं आपकी सहूलियत के लिए, आपकी स्ट्रैटेजी के लिए इसी चीज को मैंने टाइम में रिप्रेजेंट कर दूं तो बस आपकी सबसे ज्यादा इफेक्टिव स्ट्रैटेजी यहीं से बनती है। जो एग्जामिनर चाह रहा है वो करो और पेपर निकाल लोगे, जो एग्जामिनर चाह रहा है वो करो और पेपर निकाल लोगे। ये सबसे बड़ी स्ट्रैटेजी होती है किसी भी एग्जाम की। तो हमने एनालिसिस में यही चीज रखी कि एग्जामिनर को क्या चाहिए, हम उसी चीज से अपनी प्रिपरेशन शुरू करेंगे। यानी कि इसी चीज को हमने टाइम की फॉर्मेट में रिप्रेजेंट कर लिया। तो हमारी स्ट्रैटेजी बन रही है 50-25-25 की, यही हमारी स्ट्रैटेजी का नाम है। 50-25-25 मतलब एक दिन में अगर कोई व्यक्ति इंग्लिश में ठीक ठाक है, अगर कोई व्यक्ति इंग्लिश में ठीक ठाक है, ठीक ठाक यानी कि अगर कोई व्यक्ति इंग्लिश में एवरेज है, अगर आप इंग्लिश में एवरेज हो, है ना, या फिर हम बोल सकते हैं अगर आप इंग्लिश में अच्छे हो, तब आपको समय देना है। दो कैटेगरी के लोग यहाँ पे होते हैं, एक वो जिनकी इंग्लिश अच्छी होती है और एक कैटेगरी आती है जिनकी इंग्लिश वीक होती है, ठीक है। तो दो कैटेगरी के लोग हो गए, समझना। अब स्ट्रैटेजी आपकी शुरू है। तो जो अच्छे लोग होते हैं उनको समय देना है 2 घंटे का और जिनकी इंग्लिश कमजोर है उनको समय देना है 3 घंटे का। पहले बताओ ये वाली चीज आपकी अच्छे से क्लियर है? जिनकी इंग्लिश कमजोर है उनको समय देना है 3 घंटे का और जिनकी इंग्लिश अच्छी है उनको समय देना है 2 घंटे का। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है? चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। फिर अब हमने इसी 50-25-25 की स्ट्रैटेजी को अपने टाइम में डिवाइड कर दिया। मतलब कि 50% टाइम, 2 घंटे का 50% क्या हुआ, 1 घंटा, और बाकी 25-25 करके चलते हैं। यानी कि अगर हम इस 2 घंटे के टाइम को डिवाइड करें तो कैसा आएगा, इस 2 घंटे के टाइम को अगर हम डिवाइड करें तो कैसा आएगा, 1 घंटे आपको एक नए पेज पे करके आपको बताते हैं इस रेशो को। तो रेशो आपका बन रहा है यहाँ पे 50-25-25 का। तो अगर आप इंग्लिश में अच्छे हो तो आपको देने हैं 2 घंटे और बुरे हो तो देने हैं 3 घंटे, ठीक है। अब इस 2 घंटे को चलो डिवाइड करते हैं। अब इस 2 घंटे में 50%, 2 घंटे का 50% कितना हुआ, 1 घंटे। यानी कि 1 घंटे आपको पूरा वोकैब पढ़नी है और बाकी 25-25% यानी कि 30 मिनट्स आपको पढ़ना है ग्रामर और बाकी के 30 मिनट्स आपको पढ़ना है कॉम्प्रिहेंशन। इतनी चीज आपको करनी है अगर इंग्लिश अच्छी है। इंग्लिश अच्छी है तो इसका मतलब ये नहीं है कि इंग्लिश नहीं पढ़नी है।
इंग्लिश अच्छी है तो उसको और अच्छा करना है। ये सबसे बड़ी गलती होती है उन बच्चों की जिनकी इंग्लिश अच्छी होती है, कि वो इंग्लिश को लाइटली लेते हैं और वही लोग 75 में से 50-55 पे लैंड करते हैं। अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो उसको और अच्छी बनाइए, यानी कि अगर इंग्लिश अच्छी है तो 2 घंटे का समय तब भी दीजिए, और अगर इंग्लिश वीक है तो 3 घंटे का समय दीजिए। अब इस 2 घंटे को समय में हमें 50-25-25 में डिवाइड कर लेना है, यानी कि 2 घंटे का 50% हुआ 1 घंटे। 1 घंटे हमको वो कैप पढ़नी है, बाकी 30 मिनट्स ग्रामर और कॉम्प्रिहेंशन करना है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। 3 घंटे में हम क्या करेंगे, 3 घंटे में भी हम डिवाइड कर लेंगे 50%, यानी कि 1.5 आवर। 1.5 घंटे आपको वो कैप पढ़नी है, और बाकी 75 मिनट आपको क्या पढ़ना है, 75 मिनट्स, एक सेकेंड, 75 नहीं 45 है ना, 45 मिनट्स, और 45 मिनट्स आपको क्या करना है, 45 मिनट्स ग्रामर और 45 मिनट्स कॉम्प्रिहेंशन। ठीक है, ये आपको करना है। मतलब कि 3 घंटे को हमें ऐसे डिवाइड करना है कि जिसमें 1.5 घंटे यानी कि 50% टाइम आप सिर्फ वो कैप पढ़ो। 3 में से 1.5 घंटे चला गया, बचा 1.5 घंटे। अब 1.5 घंटे को फिर से 50-50 में डिवाइड कर लो, क्या आएगा, 45 मिनट और 45 मिनट। ठीक है, यानी कि 45 मिनट ग्रामर और 45 मिनट कॉम्प्रिहेंशन। क्या ये समय मैं अपने मन से बता रही हूँ? बिल्कुल नहीं, ये समय बता रही हूँ मैं आपके पेपर को एनालाइज करके। आपके पेपर में 50% वोकैबलरी आती है, मतलब जितना भी समय आप दे रहे हो उस समय का 50% सिर्फ वोकैबलरी पढ़ो। ठीक है, वही मैंने किया। अगर 2 घंटे का समय दे रहे हो तो 1 घंटे वो कैप पढ़ो, अगर 3 घंटे का समय दे रहे हो इंग्लिश को तो 1.5 घंटे वो कैप पढ़ो। बाकी का जो समय बच रहा है उसमें आप ग्रामर और कॉम्प्रिहेंशन पढ़ो। सबसे पहली और सबसे मुख्य स्ट्रैटेजी आपको ये रखनी है, मैं बात कर रही हूं सिर्फ एमटीएस के बच्चों की, इस चीज को एकदम फिक्स कर लो। अब प्रॉब्लम ये आती है, ठीक है मैम, अब हम तो 2 घंटे का समय दे रहे हैं जैसे आप कह रही हैं, फिर भी नंबर क्यों नहीं आ रहे हैं? क्योंकि आप 2 घंटे का समय दे रहे हो अपने घड़ी से, मेरी घड़ी से 2 घंटे का समय आपको देना है। मेरी घड़ी का मतलब है स्प्रिंट मेथोडोलॉजी से आपको समय देना है 2 घंटे का। चलो, अगर मैं 2 घंटे पकड़ के चलती हूँ, अगर इंग्लिश वीक है तो 3 घंटे का समय देना। एक बार में पेपर अगर निकालना है, पूरे नंबर इंग्लिश में लाने हैं तो समय देना पड़ेगा, सीधी सी बात है ना, बिना मेहनत किए सिलेक्शन नहीं मिलता। फर्जी की बात करने के लिए मैं यहाँ नहीं हूँ कि भाई हम फोड़ देंगे तोड़ देंगे, नहीं भाई, मेहनत करोगे नंबर आएंगे, नहीं करोगे नहीं आएंगे, सीधी सी बात है। देयर इज नो शॉर्ट वे टू सक्सेस। ठीक है, सो सक्सेस इज अ वेरी 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 अनकंफर्टेबल प्रोसीजर। यू हैव टू एंटर इन दैट अनकंफर्टेबल वर्ड इन ऑर्डर टू गेट सक्सेसफुल। अगर आप सोचो कि आप अपने कंफर्ट जोन में बैठ के पूरे में पूरे नंबर ले आओगे तो ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। इस चीज को दिमाग में रख के स्ट्रैटेजी शुरू करते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे स्प्रिंट मेथोडोलॉजी आपको फॉलो करनी है। मतलब ये पूरा लेक्चर मैंने 2 हिस्से में डिवाइड कर रखा था। सबसे पहले आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि हम क्यों 50% समय वोकैब को दे रहे हैं, इसलिए मैंने एनालिसिस करके दिखा दिया। अब बारी आती है कि समय तो मैम हम भी देते हैं, बहुत यहाँ पे लोग होंगे जो समय दे रहे होंगे, जितना समय आप बोल रही हो उतना समय हम देते हैं, फिर भी नंबर में इंप्रूवमेंट क्यों नहीं आ रहा? इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि आप अपनी घड़ी से 2 घंटे का समय देते हो। अगर आपने स्प्रिंट मेथोडोलॉजी से 2 घंटे का समय दिया, उसी समय आपको इंप्रूवमेंट दिखने लगेगा। यानी कि आ जाइए, इसमें बताती हूँ। स्प्रिंट मेथोडोलॉजी से 2 घंटे का समय, इसका मतलब ये होता है कि आपके फोन, सभी के पास फोन है, कुछ लोगों के पास कीपैड फोन होगा, कुछ लोगों के पास टच स्क्रीन होगा, लेकिन अलार्म हर फोन में होता है। ठीक है, फोन का अब हम करेंगे सही इस्तेमाल। फोन में एक होता है स्टॉप वॉच, देखा है आप लोगों ने? उसमें आप लेके चलो कि हमें पढ़ाई करने जब भी बैठना है, हमें बैठना है 20 मिनट्स की स्प्रिंट में। 20 मिनट्स की स्प्रिंट में हमें पढ़ाई करने बैठना है। मतलब कि अगर आप सपोज, अगर आप 1 घंटे का समय वोकैब को दे रहे हो, है ना, तो 1 घंटे लगातार वोकैब पढ़ोगे, कभी इंप्रूवमेंट नहीं दिखेगा। पढ़ना कैसे है? स्प्रिंट मेथोडोलॉजी से, यानी कि 20-20-20 मिनट का समय देना है। 20 मिनट एक स्प्रिंट में पढ़ना है। मतलब अगर आपको टॉयलेट भी लग रही है, कुछ भी लगे, प्यास लगे, भूख लगे, सूसू पोटी लगे, आपको 20 मिनट का स्प्रिंट कंप्लीट करना है। और अगर इमरजेंसी है कि भाई सूसू जाना ही जाना है, तो क्या करोगे आप? जो टाइमर चल रहा है ना, उसको रोक दोगे, तब जाओगे। आपको असली वैल्यू पता चलेगी कि स्प्रिंट मेथोडोलॉजी की होती क्या है। मतलब कि
जैसे मैंने पढ़ाई शुरू करी, 15 मिनट हुए, अब मुझे बहुत तेज टॉयलेट लगी या फिर बहुत तेज प्यास लगी, क्या करूंगी मैं? टाइमर चलने नहीं दूंगी, टाइमर रोक दूंगी, मुंह धो के आऊंगी, पानी पीऊंगी, वॉशरूम जाऊंगी, फिर आऊंगी, फिर उस टाइमर को शुरू कर दूंगी। टाइमर के हिसाब से 20 मिनट होना चाहिए, आपकी घड़ी के हिसाब से नहीं। ये सबसे बड़ा चेंज है जो आपकी जिंदगी में लाएगा ये मेथड। इतना क्लियर है? तो हमने 20 मिनट अपने टाइमर से देखा कि हाँ भाई टाइमर 20 मिनट का हो गया है, घड़ी में लगाओ चाहे फोन में लगाओ, ठीक टाइम। और लेकिन हाँ, जो घड़ी आपकी दीवार पे होती है उसके हिसाब से मत करना, क्योंकि उस घड़ी को आप रोक नहीं सकते हो, फोन में या तो घड़ी पे। अब आपने फोन में लगाया, 20 मिनट का एक कंप्लीट हो गया, फिर आपने 5 मिनट का रेस्ट लिया। अब उस रेस्ट में आप कुछ भी करो, लेटो, आंख बंद करो, टहलो, जो करना है करो। फिर आपने सेकंड में फिर से 20 मिनट्स का एक स्प्रिंट लगा लिया, 20 मिनट्स का आपने सेकंड स्प्रिंट लगा लिया, ठीक है। फिर आपने 5 मिनट रेस्ट ले लिया, फिर आपने 20 मिनट्स का थर्ड स्प्रिंट लगा लिया। तो जब आप 3 स्प्रिंट लगा लोगे 20-20 मिनट के, इनको ऐड करोगे 20-20-20, कितना हुआ? 60 मिनट, यानी कि 1 घंटे। तो आपको 1 घंटे पढ़ाई नहीं करनी है घड़ी के हिसाब से, आपको 20-20 मिनट के 3 स्प्रिंट लगाने हैं। और जिस दिन आपने 3 स्प्रिंट लगा के पढ़ाई कर ली, आपके दिमाग का फोकस बढ़ेगा। दिमाग के फोकस के संग संग आपको ये समझ में आएगा, जो आप अपनी घड़ी के हिसाब से 2 घंटे चलते थे ना, जब आप इस अलार्म के हिसाब से चलोगे तब आपका यही 2 घंटे जाके 3-3.5 घंटे में पूरा होगा। मैंने खुद ट्राई किया है, इसलिए बता रही हूँ, कोई भी फर्जी की बात यहाँ नहीं है। जो चीजें मैं ट्राई करी हूँ वही आपको बता रही हूँ। मैंने भी सोचा भाई 5 घंटे से बैठी हूँ, काम क्या हुआ नहीं पता। मैंने क्या किया, स्प्रिंट मेथोडोलॉजी यूज करी। मैंने कहा चलो यार आज स्प्रिंट से काम करेंगे ऑफिस में। भाई 20 मिनट का मैंने स्प्रिंट लगाया, और बीच में इतने डिस्टर्बेंस आए, कभी किसी का फोन आ रहा है, कभी कोई मीटिंग करने ऑफिस आ रहा है। अब वही 20 मिनट मेरा 40 मिनट में जाके कंप्लीट हुआ है। समझ रहे हो? बार बार पॉज करना पड़ रहा था, बार बार पॉज करना पड़ रहा था। फिर से बता रही हूँ, एक एक बात जो बोल रही हूँ सब टेस्टेड है, उसको एज इट इज फॉलो करना। अगर बात पे यकीन है, विश्वास है, बरखा मैम के एक एक शब्द पे भरोसा है, तो मैं आपको भरोसा देना चाह रही हूँ 75 में से 75 आएंगे, जरूर आएंगे, ठीक है। इसको जरूर फॉलो करो, इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करो, बिल्कुल आएंगे। साथ ही साथ जो चैनल है हमारा एसएससी लैब, इसको सब्सक्राइब कर लो, जितने भी नए लर्नर्स हैं। यहाँ पे ना एक एक चीज जो मैं आपको बताऊंगी वो आपको आपके गोल की तरफ ले जाएगा, और ये आप ट्राई करना। मेरे कहने पे 21 दिन लगता है किसी भी आदत को चेंज होने में, तो 21 दिन लगातार इस मेथड से ट्राई करना। 22वें दिन आपको खुद फील होगा और आप आके मेरे को बताओगे कि मैम ये, और ये जो मेथड है ना, ये तो 2-3 दिन में आपको असर देने लगेगी। कमेंट में लिख के मुझे जरूर बताना, और इस वीडियो को ना शेयर करो, बहुत से लोग परेशान हैं, लोगों की मदद करो, ठीक है। और नए स्टूडेंट्स चैनल को सब्सक्राइब करो। ये दोनों मेथड्स आपको फॉलो करनी है। सबसे पहले 50% समय वोकैबुलरी को देना है, बाकी दोनों ग्रामर और कॉम्प्रिहेंशन को। और जो आपको समय देना है वो किस हिसाब से देना है? स्प्रिंट मेथड की हिसाब से। ये दोनों चीजें करो, फिर मैं आपके लिए और भी सेशन लाऊंगी। मॉक में नंबर कैसे बढ़ाते हैं, वोकैब की अलग से स्ट्रैटेजी दूंगी, ग्रामर की अलग से दूंगी, लेकिन ये एक बेसिक स्ट्रैटेजी थी 75 में 75 टारगेट करने के लिए। तो इसको जरूर 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 से फॉलो करना शुरू करो, ठीक है। और आप में से जितने भी स्टूडेंट्स मेरे संग पूरी तैयारी करना चाहते हैं एमटीएस की, आप एमटीएस के बैच में एडमिशन ले सकते हो। ये एमटीएस का ये बैच है, कंप्लीट प्रिपरेशन बैच है। बैच आपका 2400 का है, लेकिन इस कोड को लगा दो, बरखा मेरा नाम, BARKHA, आपको तुरंत डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। चाहे आप इस बैच में एडमिशन लो, चाहे आप सीधे एसएससी महापैक ले लो। अगर आपके पास एसएससी महापैक है ना, तो आपको अलग अलग एमटीएस, जीडी, सीजीएल ये सब अलग अलग नहीं खरीदना पड़ता। एक बार आपने महापैक ले लिया, उसके बाद आपको कुछ नहीं लेना है, सब कुछ महापैक में मिलता चला जाएगा। महापैक पे भी आपको 40% का डिस्काउंट मिलेगा इसी कोड को यूज करके। चाहे महापैक लो चाहे एमटीएस लो, लेकिन तैयारी बढ़िया से शुरू करो। हमारी ऐप का नाम है लैब, LAB लैब, वेबसाइट का नाम है लर्न ऑन लैब। तो इसमें एक चीज का बस विशेष ध्यान दीजिएगा कि फॉर्मेटेड वे में तैयारी करें सभी लोग, ठीक है। इस चीज का स्पेशल ध्यान देंगे और इन दोनों मेथड को फॉलो करेंगे। थैंक यू सो मच। आपसे मुलाकात करते हैं और भी बेहतरीन स्ट्रैटेजीज के संग, और भी बहुत से सेशंस मैं आपके लिए प्लान करूंगी यूट्यूब पे, तो जरूर जुड़े रहिएगा आप सभी लोग। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।